करिए। जी बेटे, आज हम डिस्कस करेंगे टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग सेम टाइम में हमारी एडवांस प्राइसिंग टेक्निक भी है और इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक भी है। देखिए बेटे, मैं इसको एडवांस प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्यों कह रही हूं, चलिए एक ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल ईरा में हम प्राइस कैसे फाइंड आउट करते थे? हम चीज बना लेते थे, हमें पता था, हम कॉन्फिडेंट थे कि बिक जाएगी क्योंकि हमारी मोनोपोली थी। कुछ अर्सा पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इतनी फ्रीली अवेलेबल नहीं होते थे, लोग ज़्यादा बिजनेस में नहीं थे, तो वो ज़्यादा अपनी फार्मिंग और उन्हीं चीज़ों में बिजी होते थे। बिजनेसमैन का मार्केट के ऊपर कंट्रोल था, कस्टमर मजबूर थे, थोड़े थोड़े से मैन्युफैक्चरर हैं, ये चीज़ बनाएंगे, मजबूरी उन्हीं से ख़रीदना पड़ेगा, वो अपनी मर्जी की प्राइसेस सेट करते थे। इसलिए वो क्या करते थे, पहले चीज़ बना लेते थे तो देखते थे हमारी कॉस्ट कितनी इंकर्ड हो चुकी है और हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, वो इन दोनों कंपोनेंट को ऐड करते थे और सेल प्राइस फाइंड आउट कर लिया करते थे। आज के ज़माना में इट इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस ईरा। अब कस्टमाइज्ड ईरा हो गया हुआ है, मार्केट कस्टमर ओरिएंटेड हो गई हुई है, कंपटीशन बहुत स्टिफ हो गया हुआ है। अब कोई सिंगल बिजनेसमैन मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मोनोपोली टोटली ख़त्म हो गई हुई है क्योंकि बहुत सारे लोग सेम बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। अब आपका कस्टमर बड़ा चूजी हो गया हुआ, उसके पास एक वक्त में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आज ये चाहिए तो कल ये चाहिए, आज ये नहीं और इस प्राइस पे चाहिए। महंगाई बहुत है, लोगों के लिए की अफोर्डेबल जो लेवल है वो कम हो गया हुआ है, लोग कॉस्ट कॉन्शियस हो चुके हैं, तो अब ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब अगर ऐसा करोगे होगा क्या? मैंने चीज़ बनाई, सपोज 100 का उस पर एक्सपेंस इंकर्ड हुआ, मैंने कहा 40 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, मैंने 140 पे पुरानी टेक्निक को यूज़ करते हुए 140 पे अपना प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दिया। हुआ क्या? प्रोडक्ट भी अच्छी क्वालिटी का था, हमारा एक पुराना इमेज नाम भी बना हुआ था, हम कॉन्फिडेंट थे कि 140 में बिकेगा, नहीं बिका। इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन से पता चला हमारे कस्टमर्स के पास हमारे जैसे प्रोडक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो ऑप्शंस जो हैं 140 पे नहीं 110 पे वो प्रोडक्ट बिक रहा है। तो कस्टमर को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो एक यूनिट वही वैसा ही प्रोडक्ट 140 में ख़रीदे जो कि उसे वही कितने में मिल रहा है, 110 110 पे। अब क्या करें? हमें यहाँ क्या करना पड़ता था? हम ये करते थे, हमें 110 पे अपनी अगर प्राइस को लाएंगे तो होगा क्या? खर्चा तो जो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका, हमें प्रॉफिट मार्जिन्स को सेक्रीफाइस करना पड़ता था। हमारा टारगेट था कि एक यूनिट पे 40 का प्रॉफिट अर्न करेंगे, अब एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट अर्न हो रहा है? 10 का। ये प्रॉब्लम होता था। फिर इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि भाई अब जितनी एडवांसमेंट आ चुकी हुई है, हम क्वालिटी कॉन्शियस नहीं रहे, कस्टमर को तो नई नई चीज़ें, डिज़ाइन, नई चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं और कस्टमर का टेस्ट क्विकली चेंज होता है। हम खुद की बात देख ले, ये चीज़ पसंद है तो भाई कल ये चीज़ नहीं चाहिए, मार्केट में नया इसका कोई बढ़िया नया मॉडल आ चुका हुआ है, अब हम ट्रेंड की तरफ, फैशन की तरफ चल पड़े, आज हमें ये चीज़ चाहिए तो कल वो चीज़ चाहिए। मार्केट में मैन्युफैक्चरर ने क्या कर दिया? क्वालिटी कम कर दी हुई है, प्रोडक्ट की लाइफ शॉर्ट हो गई। तो जब क्वालिटी कम हुई, प्रोडक्ट की लाइफ शॉर्ट हुई, तो कॉस्ट भी कम हो गई, कॉस्ट के कम होने से उन्होंने अपनी प्राइस भी कम कर दी। तो पॉसिबल है कि अब वही प्रोडक्ट मार्केट में अगर सपोज 110 की बजाय 90 पे बिक रहा होगा तो आपके 100% प्रॉफिट मार्जिन तो गए, इसके अलावा 100 में से सिर्फ 90 की कॉस्ट कवर अप होगी, आपकी 10 की कॉस्ट भी कवर अप नहीं होगी, आपको प्रॉफिट की बजाय क्या होगा? लॉस। अब ये इतना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्या करें? उसके लिए टारगेट कॉस्टिंग को इंट्रोड्यूस करवाया गया। टारगेट कॉस्टिंग ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी से बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी में कॉस्ट पहला पॉइंट होता है, प्रॉफिट दूसरा पॉइंट होता है, सेल प्राइस इज द लास्ट फैक्टर होता है। टारगेट कॉस्टिंग में टोटली हम ऑपोजिट चलते हैं। हम कहते हैं भाई हम अगर कस्टमर ओरिएंटेड है तो क्या करो, स्टेप नंबर 1 में वो प्राइस फाइंड आउट करो जिसपे आपको श्योर होगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा।
ये हमें कैसे पता चलेगा? टारगेट कॉस्टिंग का मार्केट एनालिसिस करो, मार्केट रिसर्च करो, मार्केट में जाओ, देखो, कस्टमर के व्यूज लो, क्वेश्चनर फिल करवाओ। इतनी बड़ी सेल्स टीम रखी हुई आप लोगों ने, मैनेजर्स हायर किए हुए, किस लिए किए हुए? इसीलिए तो किए हुए। उन्होंने अपने अपने एरियाज में भेजो, रिटेलर्स के पास भेजो, कंपेटिटर्स के पास भेजो, इन्फॉर्मेशन लेकर आए कि मार्केट में ऐसे मिलते जुलते कितने प्रोडक्ट अवेलेबल है, कंपेटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है, कस्टमर क्या पे करना चाहता है, रिटेलर क्या चाहता है। डिटेल मार्केट एनालिसिस करो, इन्फॉर्मेशन गैदर करो, उसकी बेस पे डिसाइड करो कि आपका प्रोडक्ट कितने में बिक सकता है। इट शुड बी द फर्स्ट स्टेप इन टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? डिटरमिन करते हैं मार्केट एक्सेप्टेबल सेल प्राइस। और किस तरह? थ्रू डिटेल्ड मार्केट रिसर्च। डिटेल्ड मार्केट रिसर्च करो, सेल प्राइस की डिटर्मिनेशन पहले करो। ठीक है, मैंने मार्केट एनालिसिस किया तो भाई मेरे सामने ये बात आई कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में कितने में सेल होना चाहिए। मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा से ज्यादा 100 में सेल होगा, 1 यूनिट। इससे ज्यादा में प्राइस रखेंगे, कस्टमर नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपका अगर नाम है मार्केट में तो मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसके इक्विवेलेंट प्राइस रखो, और अगर आप नए आ रहे हो मार्केट में तो डेफिनेटली मार्केट में एंटर होने के लिए उससे भी कम प्राइस होगी। चलें, मैंने अपने आप को ब्रांड कंसिडर कर लिया कि भाई 100 में ही ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, मैं भी अपना प्रोडक्ट 100 में ही बेचूंगी, कस्टमर का हम पे ट्रस्ट है, वो 100 में खरीद लेगा, मेरी न्यू एंट्री नहीं है मार्केट में। उसके बाद ट्रेडिशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम क्या होता था? हमारे प्रॉफिट मार्जिन सेक्रीफाइस होते थे। मैं नहीं ये चाहती। बिजनेस का पर्पस ही क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। भाई अगर चीज़ बनाकर बेच रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो बिजनेस का बेनिफिट क्या है? मुझे प्रॉफिट भी चाहिए और कंफर्म चाहिए। तो टारगेट कॉस्टिंग कहती है ठीक है, आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। आप सेकेंड स्टेप में डिसाइड करो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स। भाई मैंने उनसे कहा मुझे प्रॉफिट मार्जिन कितना चाहिए, मैंने डिसाइड किया मुझे पर यूनिट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए 30 का, इससे कम पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। 30 से ज़्यादा हो जाए वेल एंड गुड, अदरवाइज मुझे 30 का तो प्रॉफिट चाहिए। हमने कहा ओके, तुम्हें अगर 30 का प्रॉफिट चाहिए और तुम्हारा यूनिट 100 से ज़्यादा में नहीं बिक सकता, इनका कंपैरिजन करो। आप मार्केट एक्सेप्टेबल सेल प्राइस में से माइनस कर दो रिक्वायर्ड प्रॉफिट मार्जिन्स, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी दैट वुड बी कॉल्ड टारगेट कॉस्ट, एंड अ टारगेट कॉस्ट दैट शुड बी टू अर्न दिस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा 100 में, 30 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब है कि मेरी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? $70 पर यूनिट होनी, 70 रुपीज पर यूनिट होनी चाहिए। लेकिन है तो नहीं है, कितनी है? ओके जी, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। अगर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है तो कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी, आपके पास एक्चुअल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी। आपने क्या करना है? एक्चुअल कॉस्ट है भाई, हम पहले प्रोडक्ट बनाए, मेरी एक्चुअल कॉस्ट मैंने कितनी सपोज करी? मैंने कहा भाई मेरी जो कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी है वो 100 रुपीज है और वो ग्रेटर देन है आपकी टारगेट कॉस्ट से जो होनी चाहिए, और मेरी टारगेट कॉस्ट होनी कितनी चाहिए? 70। तो इन दोनों का जो बेटा जी डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट गैप। और हमारे इस एग्जांपल में कॉस्ट गैप कितने का है? ₹30 पर यूनिट। हमने कहा तुमने यूनिट भी बेचना है, 100 से ज्यादा में बिकेगा भी नहीं, तुम्हें 30 का प्रॉफिट भी चाहिए, तो फिर कॉस्ट को 70 पे लेकर आओ। हमने कहा कैसे लेकर आए? हमारा यूनिट ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड है, कॉस्ट इंकर्ड हो चुकी 100 की, तो जो गैप है, जो डिफरेंस है 30 का है। तो उसने कहा 30 का कॉस्ट गैप खत्म करो। कैसे खत्म हो सकता है? जब मेरी एक्चुअल कॉस्ट कम होकर एक्चुअल कॉस्ट के टारगेट कॉस्ट के इक्वल आ जाएगी। इसे कहते हैं 5th स्टेप में एलिमिनेशन ऑफ, एलिमिनेशन ऑफ
कॉस्ट गैप, या और ये कैसे एलिमिनेशन होती है? बाय रिड्यूसिंग एक्चुअल कॉस्ट। कैसे रिड्यूस करें? हमें टारगेट कॉस्टिंग में इसके भी तरीके कार समझा दिए, 2 मेथड बताए। एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस, और दूसरा मेथड होता है उसे कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। टारगेट कॉस्टिंग ने कहा आप ये 2 रिकमेंडेड मेरे मेथड से अडॉप्ट कीजिए, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, कर लेते हैं, समझाएं, चले जी समझते हैं। वैल्यू एनालिसिस क्या चीज होती है? वैल्यूज कहते हैं फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जो फीचर्स ऑफर कर रहा है, किसकी एग्जांपल है? मोबाइल की एग्जांपल है जी। इस वक्त जो आपके पास मोबाइल आप सबने होल्ड किए हुए हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट्स को इन्होंने एलिमिनेट किया? आपके मोबाइल में कैमरा है, आपका मोबाइल एक टेलीफोन है, आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, आपके मोबाइल में इंटरनेट की फैसिलिटी है, पीसी को रिप्लेस किया, आपके मोबाइल में प्रिंटिंग का ऑप्शन है, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये जितने ऑप्शंस हैं ये फीचर्स हैं, वैल्यूज हैं आपके प्रोडक्ट की। अब आपके प्रोडक्ट में जितनी वैल्यूज और फीचर्स ऐड हैं बेटे, उनके केस में मैन्युफैक्चरर ने हैवी कॉस्ट पे की हुई। फिर जितने उसमें देखो कितने सारे उसमें वो इंस्टॉल होते हैं, क्या कहते हैं उसको, एप्लीकेशंस कितनी सारी इंस्टॉल हैं, सॉफ्टवेयर कितने इंस्टॉल हैं, वो जितने भी इंस्टॉल है मैन्युफैक्चरर ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को उसके केस में हैवी अमाउंट पे की हुई है। तो क्या करें? एक काम करते हैं, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप अपने प्रोडक्ट के तमाम फीचर्स को यूज करते हो? नो। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनका आपको पता भी नहीं होगा। उनके होने या ना होने से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये टारगेट कॉस्टिंग वालों को पता था। उन्होंने कहा एक काम करो, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उनकी वैल्यूज को उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंगली उनकी रैंकिंग कर लो। ग्रेड ए में वो तमाम फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट जिनकी वजह से आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उन फीचर्स की वजह से कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रिविलेज दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है, परचेज कर रहा है। वो रैंकिंग ए में, उससे कम इंपॉर्टेंट रैंकिंग बी में, उससे कम इंपॉर्टेंट रैंकिंग सी में, और डी में वो फीचर्स रखिए जिनके होने या ना होने से आपके कस्टमर की डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, वो डी रैंक में। अब क्या करें? जो लास्ट रैंकिंग फीचर्स हैं जिनके होने या ना होने से कीप इन माइंड आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा, आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स में से उनको निकाल दीजिए। जब निकाल दोगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस। और अगर बेटे मैं वैल्यू एनालिसिस बहुत डिटेल में करूं, डिटेल्ड वैल्यू एनालिसिस हो, और डिटेल वैल्यू एनालिसिस को हम कहते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। इसमें होता क्या है? हमारी साइकी का फायदा उठाता है मैन्युफैक्चरर। हम उसको पता है लोग फैशन के पीछे भागते हैं, चीज़ की क्वालिटी है या नहीं है, ये हमें क्या बेनिफिट देगा क्या नहीं देगा, वो मैन्युफैक्चरर बड़े अच्छे से जानता है कि कस्टमर को इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं। अब तो ये चीज़ कम हो गई है। आज से ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले की बात करें, कितना ज़्यादा ट्रेंड था। आज ये मोबाइल है तो अगले महीने मुझे नया मॉडल चाहिए, नया आ गया मोबाइल का मॉडल, अब मुझे ये चाहिए, ये नया मॉडल चाहिए, ऐसा होता था। हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, चेंजेस हमें अट्रैक्ट करती हैं। और वो जो नए नए मॉडल्स बना रहे हैं ना मैन्युफैक्चरर, हमें मामू बना रहे हैं, वो वैल्यू इंजीनियरिंग कर रहे हैं। वो पता क्या करते हैं? नया डिज़ाइन जब बनाते हैं सिंप्लीफाई करते हैं डिज़ाइनिंग को, डिज़ाइनिंग कॉस्ट कम हो जाती है, सेटअप कॉस्ट कम होती है, रॉ मटेरियल के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लेते हैं। रॉ मटेरियल के ऑल्टरनेटिव्स जब ढूंढते हैं, उनकी इंटेंशन क्या होती है कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कैसे कैसे कहाँ से सेव किया जा सकता है। फर्नीचर इंडस्ट्री की बात करें, आज से ऑलमोस्ट 2 इयर्स डिकेड की बात करें, 2 इयर्स बिफोर डिकेड की बात करें, तो सिर्फ वुड से बनता था। अब जब ये एक्सपेंसिव हो गया, कस्टमर की रेंज से बाहर हो गया, इन्होंने क्या किया? रॉ मटेरियल के सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए वुड के। अब तो वुड कम यूज़ होती है, अब तो बाकी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, प्लास्टिक का, एल्यूमिनियम का इतना आ गया है। क्यों? चीज़ ज़रूरत है कस्टमर की, लेकिन उनकी रेंज में रहे, हमें और कस्टमर की रेंज में प्रोडक्ट रहेगा, वो परचेज करेंगे, हमें प्रॉफिट होगा। रॉ मटेरियल के सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो, वर्कर्स की कॉस्ट को कैसे कैसे कम किया जा सकता है, ये ऑप्शंस ढूंढो। हम पहले लेबर इंटेंसिव थे, मैकेनाइज्ड हो जाए। लेबर इंटेंसिव थे, वर्कर की एफिशिएंसी कम हुआ करती थी, वो मिस्टेक्स होती थी, ब्रेकेज होती थी, वेस्टेजेस होती थी, उनकी ट्रेनिंग करो, उनके नखरे बर्दाश्त करो।
और वो ज़्यादा टाइम में कम काम करते थे, मशीन के साथ रिप्लेसमेंट कर दो, मशीन टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड कर लो। तो आपने अपना इंटरनल प्रोसेस ही रीडिज़ाइन कर लिया और उससे अपने प्रोडक्ट को यूं रीडिज़ाइन किया कि हर स्टेप पे कॉस्ट को कर्टेल कर दिया आपने, एलिमेंट वाइज कॉस्ट को कर्टेल किया, कम किया, और रीप्रोडक्शन प्रोसेस को रीडिज़ाइन किया, प्रोडक्ट को रीडिज़ाइन किया, कस्टमर की अट्रैक्शन भी बरकरार रही और आपने हर स्टेप पे अपनी कॉस्ट को भी रिड्यूस कर लिया। दिस इज कॉल्ड वैल्यू इंजीनियरिंग। तो देखिए आपके टारगेट कॉस्टिंग के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टारगेट कॉस्टिंग, सबसे पहले दो बड़े बेनिफिट तो मैंने ऊपर टॉप पे लिख दिए, नेम के साथ, टारगेट कॉस्टिंग के साथ एडवांस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है और एक ऐसी प्राइस डिटरमिन करके आपको देती है जिसपे आपको श्योर है कि आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। कैसे? थ्रू मार्केट एनालिसिस। दूसरा इसका बेनिफिट क्या है, पुराने जमाने में जो कॉस्टिंग की टेक्निक्स होती थी वो कॉस्ट को कंट्रोल करना सिखाती थी। कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस है। कंट्रोल का मतलब क्या है, कॉस्ट को विद इन लिमिट्स रखना। रिडक्शन क्या है, नहीं भी विद इन लिमिट्स नहीं रखना, रेगुलर बेसिस पे कॉस्ट को रिड्यूस करते चले जाना। और जब कॉस्ट रिड्यूस होती है आज के ज़माने में प्रॉफिट तभी हो सकता है। पुराने ज़माने में प्रॉफिट को बढ़ाना होता था, सेल प्राइस बढ़ा देते थे कि रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट खुद ब खुद बढ़ेगा, वो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं थे। आज के ज़माने में रेवेन्यू बढ़ाइए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करती है, प्राइस बढ़ाओगे डिमांड कम हो जाएगी। तो रेवेन्यू के थ्रू आप अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। आपको अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो ये आपको कॉस्ट को रिड्यूस करना सिखा रहा है। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो चुके हैं या जिनके बारे में आप प्लानिंग कर रहे हो, वो प्रोडक्ट इनिशियल फेजेस में है, हर तरह के प्रोडक्ट के लिए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी, आपके मैन्युफैक्चरर भी, आपके ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी टारगेट कॉस्टिंग को जरूर यूज करें। दिस इज ऑल अबाउट टारगेट कॉस्टिंग। थ्योरेटिकली भी पूछता है, न्यूमेरिकली क्या पूछेगा, न्यूमेरिकली पूछेगा ये कैलकुलेट करें कॉस्ट गैप। कॉस्ट गैप को कैलकुलेट करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ एक्चुअल कॉस्ट एंड टारगेट कॉस्ट। अच्छा, एक और चीज यहां पे मैं बताती चली जाऊं, टारगेट कॉस्टिंग की एप्लीकेशन अगर ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के लिए हो रही है तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी, और अगर नए प्रोडक्ट के लिए इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हो तो वो तो प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट की बजाय एस्टिमेटेड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन होगी। तो आपने एस्टिमेटेड कॉस्ट का कंपैरिजन किसके साथ करना है, टारगेट कॉस्ट के साथ। इनका जो डिफरेंस आएगा वो कॉस्ट गैप कहलाएगा। आगे बढ़िए, टारगेट कॉस्ट के लिए आपको कौन सी दो इंफॉर्मेशन चाहिए, मार्केट एक्सेप्टेबल सेल प्राइस एंड रिक्वायर्ड प्रॉफिट। ये दोनों चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी, बस माइनस कीजिएगा, टारगेट कॉस्ट आई, ये कैलकुलेट कराएगा। कैसे कराएगा, ये आप अब तक जितनी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ चुके हो, सब कुछ पढ़ चुके हो कि मटेरियल की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एफओएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मटेरियल की टोटल क्वांटिटी निकालो जिसमें लॉस इंक्लूड हो, मटेरियल के रेट से मल्टीप्लाई करो। लेबर की कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल लेबर आवर्स फाइंड आउट करें जिसमें आइडल टाइम इंक्लूड हो, रेट से मल्टीप्लाई करें, लेबर कॉस्ट आएगी। एफओएच कौन सी लेनी है, एब्जॉर्ब्ड, कैसे आएगी, ओआर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्टिविटी, एफओएच आई ऐड कर दीजिए, लीजिए आपके पास एस्टिमेटेड या एक्चुअल कॉस्ट आ गई। ठीक है, इज इट क्लियर? चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, ओपन योर बुक्स। क्या कॉस्ट गैप और रिक्वायर्ड प्रॉफिट में क्या फर्क है? कॉस्ट गैप डिफरेंस, गैप कहते हैं डिफरेंस को, कॉस्ट का डिफरेंस, और टारगेट कॉस्ट में जितना टारगेट कॉस्ट जो होनी चाहिए, नहीं रिक्वायर्ड प्रॉफिट में और कॉस्ट गैप। अच्छा रिक्वायर्ड प्रॉफिट, जो मुझे प्रॉफिट चाहिए, कॉस्ट गैप होगा या डिफरेंस वो तो बाय चांस यहाँ सेम आ गया, डिफरेंस हो सकता है। मैम अब ये देखें, प्रोडक्ट तो बन चुकी है तो कॉस्ट तो उतनी आनी है। अब आपने बताया ना कि जैसे अब फोन है उसके अंदर से हम वो फीचर्स खत्म कर दें, लेकिन अगर तो कॉस्ट कम हो जाएगी ना ऑनवर्ड मॉडल्स के लिए, ऑनवर्ड मॉडल्स के लिए। अच्छा, ऑनवर्ड मॉडल्स के लिए सही है, तो माजी पहले में तो तो हमें हम फिर लॉस बेयर करना पड़ेगा। हाँ, तो पहले ही हम टारगेट कॉस्टिंग यूज कर लेते। चलो, हमें बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सारा कुछ सोचना होगा। हाँ जी, बड़ी सारी एग्जांपल निकालो जिसमें सारे पॉइंट्स हो। चलो, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 1, डरना नहीं है, मैं सॉल्व कराती हूँ। भाई मैं अब बैठूंगी, बैठ